बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो जो के साथ समझने की ज़रूरत है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, पहले इसका हम कुछ पॉइंट्स हैं वो याद रख लेते हैं। स्टेबिलिटी कहते हैं कि कोई चीज़ जब किसी दूसरी चीज़ के साथ रिएक्शन करेगी तो क्या वो इस काबिल है कि वो रिएक्शन करे। अगर तो वो स्टेबल है तो इट मीन वो रिएक्शन नहीं करेगी, ठीक है। और अगर वो स्टेबल नहीं है तो फिर वो फर्दर किसी ना किसी चीज़ के साथ जल्दी से रिएक्शन कर जाएगी। हम जो कि डिस्कस करने जा रहे हैं कि बेंजीन कैसे स्टेबल होती है, ये बेंजीन स्टेबल है तो उसकी वजह क्या है। तो याद रखें, हम यहाँ पे बेंजीन को स्टेबिलिटी को हम जज करेंगे विद द हेल्प ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन। यानी स्टेबिलिटी ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन या हीट ऑफ हाइड्रेशन भी इसे हम कह सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या है। तो हीट ऑफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी released when a molecular hydrogen is added to an unsaturated or a double bonded मॉलिक्यूल। यानी ये ऐसी एनर्जी है जो हम किसी अनसैचुरेटेड मेंबर या डबल बॉन्डेड मॉलिक्यूल के अंदर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ऐड करने से एनर्जी जो रिलीज होगी उसे हम क्या नाम देंगे, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का नाम हाइड्रोजनेशन का नाम देंगे। यानी स्टेबिलिटी का ताल्लुक किसके साथ है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब मेरा अगला सवाल ये है कि हीट ऑफ हाइड्रेशन या हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन यानी दूसरे वर्डिंग में जो हीट रिलीज होगी वो क्यों होगी, किस लिए होगी, किसने करनी है। आपको फर्स्ट ईयर का एक चैप्टर 6 था, उसमें हमने पढ़ा था कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के करीब आता है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है। उस पोटेंशियल एनर्जी की वजह से यानी रिपल्शन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, और जब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है तो सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है, और सिस्टम की एनर्जी जब इंक्रीज़ होती है तो वो कुछ एनर्जी का हिस्सा कन्वर्ट कर देता है या रिलीज़ कर देता है और आगे प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे यही बात डिस्कस होगी। इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक हाइपोथेटिकल कंपाउंड है। हाइपोथेटिकल कंपाउंड कौन सा होता है, हाइपोथेटिकल कंपाउंड हमने एक फर्जी कंपाउंड सपोज किया है। हमारे पास क्या है, वन, यानी ये मैं एक कंपाउंड ले रहा हूँ, इसमें नंबर 1 कार्बन पे एक डबल बॉन्ड है, तो इसका नाम हमारे पास क्या, 1 साइक्लोहेक्सीन। ये साइक्लोहेक्सीन है। इसमें कार्बन 1 पे, यानी ये मान लें कि 1 कार्बन है तो कार्बन 1 पे एक डबल बॉन्ड है, तो इसका नाम 1 साइक्लोहेक्सीन है। जब इसके अंदर हम लोग मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ऐड करने से क्या होगा, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सिंगल बॉन्ड के अंदर। और ये पहले था 1 साइक्लोहेक्सीन, अब ये साइक्लोहेक्सीन में कन्वर्ट हो गया, लेकिन साथ में कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई, वो कितनी, -1196
9.5 किलो जॉल पर मोल। यानी यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हुई है वो कितनी हुई है, -119.5 किलो जॉल पर मोल। अब ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है। हमें पता चल गया कि जब हम एक बॉन्ड को ब्रेक करेंगे या एक बॉन्ड के अंदर एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक डबल बॉन्ड है, जब उसमें हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो वो बॉन्ड टूट जाएगा और उससे इतनी एनर्जी रिलीज होनी है। अब मैं एक ऐसा कंपाउंड लेता हूँ जिसमें दो डबल बॉन्ड है। फर्ज करें आपके पास ये हमने एक मेंबर ले लिया है 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इसका नाम लिखेंगे तो 1 और एक पहले नंबर पे डबल बॉन्ड है और एक तीसरे नंबर पे 1,3 साइक्लो हेक्सा डाइईन। इसमें हम दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के ऐड करेंगे तो ये दोनों के दोनों डबल बॉन्ड क्या होंगे, टूट जाएंगे और ये किस में चेंज हो जाएगी, साइक्लो हेक्सेन। अब यहाँ पे बात देखें बड़ी इंटरेस्टिंग है, एनर्जी एक बॉन्ड को तोड़ने से एनर्जी कितनी रिलीज हुई है, -119.5। तो अगर दो बॉन्ड टूटेंगे -119.5 इंटू 2 तो एनर्जी कितनी होनी चाहिए, माइनस, यानी कि नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रही है जस्ट फॉर एमिशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी रिलीज होने को इंडिकेट कर रही है। तो एनर्जी होनी चाहिए 239 किलो जॉल पर मोल, यानी ये हमारे पास है। जबकि जो हमने ऑब्जर्व की है वो कितनी हुई है, -231.5 किलो जॉल पर मोल। अब अगर आप इसका डिफरेंस निकालें तो आपके पास डिफरेंस कितना आ रहा है, -7.5 किलो जॉल पर मोल। मतलब ये हुआ एनर्जी रिलीज कितनी होनी चाहिए, इतनी, और हुई कितनी है, इतनी। तो ये वाली जो एनर्जी कम हुई है, होनी इतनी चाहिए थी ना, एक बॉन्ड टूटा है उसकी वजह से इतनी एनर्जी रिलीज हुई है। अब यहाँ पे दो बॉन्ड टूट रहे हैं, एक और ये दो बॉन्ड है ना, तो दो बॉन्ड टूटेंगे तो एनर्जी रिलीज होनी चाहिए 239 किलो जॉल पर मोल, जबकि हुई कितनी है, 231.5 किलो जॉल पर मोल। और डिफरेंस कितना आ रहा है, 7.5 का। सवाल ये पैदा होता है ये एनर्जी गई कहाँ पे। अभी हमने ये भी बात की कि स्टेबिलिटी का ताल्लुक किसके साथ है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। जितनी कम हीट रिलीज होगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। बात को यहाँ से समझें आप, कम एनर्जी रिलीज होना ये साबित करता है कि ये स्टेबल है, तभी तो रिएक्शन नहीं कर रहा, तभी तो कम एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है ना, एक सिंगल पर्सन है वो किसी के साथ भी जल्दी अटैच होने की कोशिश करेगा, और जो कपल है जो पहले कंबाइन है किसी के साथ, पहले वो किसी के साथ जिसके साथ कंबाइन है उसको छोड़ेगा तो आगे किसी के साथ फर्दर बॉन्डिंग करेगा ना। तो यहाँ पे यही हिसाब है, यहाँ पे एनर्जी कम रिलीज होने का मतलब ये हुआ कि एनर्जी कम हो रही है, इट मीन वो पहले किसी न किसी के साथ उसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, उसको अगर वो छोड़ेगा तो फिर किसी के साथ नया बॉन्ड बनना है। तो ये एनर्जी गई कहाँ पे, अब इसको समझते हैं हम डायग्राम की मदद से। आपके पास यही डायग्राम है, चले मैं इसको ऐसे ड्रा कर लेता हूँ। एक आपके पास पी ऑर्बिटल इधर और एक पी ऑर्बिटल इधर, इन दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड था, ऐसे यहाँ पे भी, ऐसे ही यहाँ पे भी है। यानी एक इनमें डबल बॉन्ड इधर आया हुआ ना, डबल बॉन्ड हमें पता है पाई ओवरलैपिंग की वजह से होता है। तो ये आपस में एक दूसरे के साथ ओवरऑल क्या करेंगे, अट्रैक्शन डेवलप करेंगे। यानी ये जो ओवरलैपिंग है ये इन दो ऑर्बिटल तक महदूद नहीं रही, या इन दो ऑर्बिटल के दरमियान महदूद नहीं रही है, बल्कि क्या हुआ है कि ये आपस में सारे एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग इन्होंने स्टार्ट कर दी है। जब ये आपस में ओवरलैपिंग करेंगे तो इट मीन ये इधर भी इनकी बॉन्डिंग बन रही, इधर भी बन रही, इधर भी बन रही एक तरह से।
तो जब ये इधर इधर बॉन्डिंग बनेगी तो उसकी वजह से ये जो बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्गर होगा, यानी ये बॉन्ड एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग की वजह से मजबूत बना हुआ है। तो पहले ये सेपरेट होंगे, टूटेंगे, एक दूसरे से अलग होंगे, तो फिर ही इनमें हाइड्रोजन ऐड होनी है। अब हो तो ये रहा है कि हाइड्रोजन ऐड करने के लिए एनर्जी कम आ रही है, इतना डिफरेंस आ रहा है, तो ये डिफरेंस इनके दरमियान जो पहले से मौजूद ओवरलैपिंग थी उसको ब्रेक करने में यूटिलाइज होगी। आगे चले हम एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और हाइपोथेटिकल कंपाउंड लेते हैं। वो हमारे पास है 135 साइक्लोहेक्साट्राईन, ये हमारे पास एक कंपाउंड है। तो जब हम इसके अंदर 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो इससे तीनों के तीनों जो बॉन्ड है वो टूट जाएंगे और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, साइक्लोहेक्सेन में। अब बज़ाहिर देखें आप, आपके पास एक बॉन्ड के ब्रेक होने की एनर्जी है 119.5 किलो जूल पर मोल। तो 3 की कितनी होगी, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी आनी चाहिए, 358.5 किलो जूल पर मोल। यानी जो एनर्जी आनी चाहिए, चूँकि 3 बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं ना यहाँ पे, तो एक बॉन्ड के ब्रेक होने से एनर्जी 119.5 किलो जूल पर मोल आ रही है। तो जबकि हमें 3 बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं तो इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एनर्जी इतनी आनी चाहिए, लेकिन एनर्जी रिलीज कितनी हो रही है, -208.5 किलो जूल पर मोल। अब यहाँ पे देखेंगे डिफरेंस कितना आ रहा है, -150 किलो जूल पर मोल का डिफरेंस आ रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि 150 जूल किलो जूल पर मोल एनर्जी गई किधर। तो इसको भी समझ लेते हैं। हमारे पास ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, अगर आपको याद हो, यानी ये अब बेंजीन नहीं है, ये हम सपोज करें कि हाइपोथेटिकल कंपाउंड है, तो उसमें आपको पता है एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बनता है और वो सारे आपस में एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, ओवरलैपिंग, यानी ये आपस में एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग कर रहे हैं, ऊपर वाली लूप के साथ, इस तरह से नीचे वाली लूप जो है वो नीचे वाली लूप के साथ क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे। जब ऊपर वाली लूप ऊपर वाली और नीचे वाली लूप के साथ ओवरलैपिंग करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऊपर और एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड सिग्मा बॉन्ड के, सिग्मा फ्रेमवर्क के नीचे बनेगा। तो इस ओवरलैपिंग को पहले ब्रेक करना है, फिर इसमें हाइड्रोजन ऐड होनी है। तो इसलिए एनर्जी का कुछ हिस्सा इस ओवरलैपिंग को ब्रेक करने में यूटिलाइज हो गया। तो यहाँ पे अगर हम एक ग्राफ ड्रा करें तो हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, यानी इस साइड पे अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ले लें और हम ग्राफ ड्रा कर लें, हमारे पास बेंजीन है, सॉरी 135 जब हम इसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो इससे एनर्जी कितनी रिलीज होनी चाहिए, -119.5 किलो जूल पर मोल। इस तरह से हमने एक और मेंबर ले लिया, उसमें 2 डबल बॉन्ड थे, तो उसमें एनर्जी रिलीज होगी तो कितनी होनी चाहिए, यानी होनी इतनी चाहिए और ये हो कितनी रही है, -231.5 किलो जूल पर मोल। इसी तरह से हमारे पास एक और हाइपोथेटिकल कंपाउंड है,
जब हम इसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे एनर्जी रिलीज होनी चाहिए -359.5 किलो जूल पर मोल। लेकिन अगर हम लोग बेंजीन ले लें तो उसमें क्या होगा, यानी ये हमारे पास एक बेंजीन है, उसमें जो एनर्जी रिलीज हुई है वो कितनी हुई है -208.5 किलो जूल पर मोल। यानी इसमें हमने अब ये डिफरेंस आ गया है, कितने का डिफरेंस आया है, यानी कि हमारे पास डिफरेंस आया है -150.5 या 150 किलो जूल पर मोल का। अब ये जो डिफरेंस आया ना, इसको हम कहेंगे, ये हमें मैं लिख देता हूँ, रेजोनेंस एनर्जी। तो यहाँ से हम एक चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे पास जो एनर्जी आनी चाहिए थी वो इतनी आई, डिफरेंस आ गया, यानी एनर्जी आनी चाहिए थी इतनी और इतनी गई, डिफरेंस इतना आ गया। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि बेंजीन रिंग के ऊपर एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, ऊपर सिग्मा फ्रेमवर्क के ऊपर और एक सिग्मा फ्रेमवर्क के नीचे है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है ये क्या काम करता है, बेंजीन को ज़्यादा स्टेबल बनाता है। हम लिखेंगे बेंजीन इज मच मोर स्टेबल देन एनी अदर hypothetical coal compound due to presence of diffused or electronic cloud over the sigma framework। उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियो हासिल करने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया।